नमस्कार। मेरे साथ फिर से जुड़ गए हैं आचार्य निरंजन सिन्हा सर। आजकल मनुस्मृति की बहुत चर्चा है, आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, आजकल ये सही बात है कि मनुस्मृति की बहुत चर्चा है। और मनुस्मृति जो है, बताया जाता है कि एक ये धर्म से जुड़ा हुआ एक पुरातन ग्रंथ है। तो आप देखिए, दो तीन बात है। पहली बात तो है कि मैंने मनुस्मृति को आज तक न देखा है न पढ़ा है, लेकिन चूंकि ये ग्रंथ है, एक कागजी ग्रंथ है, मतलब कागज पर लिखा हुआ ग्रंथ है, तो ये तो निश्चित है कि ये ग्रंथ कागज की आविष्कार और कागज के भारत आगमन और कागज के भारत में प्रचलन के बाद ही लिखा गया है, पहली बात। दूसरी बात जो है, इसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। इसमें जो चार वर्ण आप भी जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शब्द वर्ण का जो चर्चा है, इसके अधिकारों के बारे में दिया हुआ है। आप इसको ठंडे दिमाग से देखेंगे तो कुछ नहीं, ये सामंतों की शासन व्यवस्था प्रणाली का जिक्र है। और इसमें जो शासक जो थे, जो क्षत्रिय थे, उन्हीं से संबंधित उनके सलाहकार जो थे, संस्कारक जो थे, वो लोग का वर्ग था। और एक समाज में जो सम्मानित जो थे, जो व्यापार करने के कारण वित्त फाइनेंसर भी थे और मुख्य भूमिका में भी थे धन संपत्ति के कारण, उनका है। और उनके व्यक्तिगत सेवक का है। अब तो आपको हम कई पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आजकल जो ये वर्ण और जाति की जो चर्चा है, ये चुनावी माने लोकतंत्र में जो चुनाव की व्यवस्था है, उसकी एक रणनीतिक आवश्यकता है। तो अब ये एक बात हो गई। अब देखिए, जब ये सामंतों की व्यवस्था है, तो आप इस रूप में देखिए। इससे संबंधित एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। एक दूर के नेताजी एक बार हमको आमंत्रित किए थे एक सम्मेलन में, विशिष्ट अतिथि के रूप में। उनसे कोई खास परिचय नहीं था, तो उन्होंने हमसे फ़ोन पर पूछा कि सिन्हा साहब, आप ब्राह्मणवाद का समर्थन करते हैं? तो मुझे बात समझ में नहीं आया। फिर मैं समझा कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर, ब्राह्मणवाद का समर्थन तो आप करते हैं। बोले कैसे हम करते हैं? हम कहे कि आप ये धार्मिक ग्रंथ जो है भारत में, रामायण, महाभारत, पुराण का विरोध करते हैं। बोले हाँ, मैं विरोध करता हूँ। वो अपनी बौद्धिकता पर गर्व करके कहा कि मैं विरोध करता हूँ। तो मैंने कहा कि आप कुरान और बाइबिल का भी विरोध करते हैं? बोले कि नहीं, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। मैंने कहा कि भाई, आप उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? तो सर, मैं उनको पढ़ा नहीं। मैंने कहा कि आप उसको पढ़े नहीं हैं, क्यों नहीं पढ़े हैं? तो बोले कि उन ग्रंथों में जो वर्णित जो धार्मिक आस्था है, उसमें मेरी कोई आस्था नहीं। क्योंकि अच्छी बात है कि उसमें आपकी आस्था नहीं है, इसलिए आपने उसको नहीं पढ़ा है। तो इन ग्रंथों में आपकी जब आस्था थी तो आपने पढ़ा है, तो फिर विरोध क्यों करते हैं? और आस्था जब नहीं थी तो फिर इसको पढ़ा क्यों? तो उन्होंने फोन काट दिया। उनकी बात आगे बढ़ी नहीं। अरे भाई, जब आपकी उन ग्रंथों में आस्था ही नहीं है तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? नंबर 1। नंबर 2, कि यदि आप आस्था ही है तो फिर विरोध क्यों करते हैं? ये दोनों मेरी तार्किक बातें हैं। फोन उनका वहीं कट गया। अब बताइए कि मनुस्मृति हम पढ़े नहीं, हम देखे नहीं, ये तो कोई वैज्ञानिक पुस्तिका है नहीं, ये तो जीवन को सफल करने की आधुनिक युग की पुस्तिका है नहीं, ये तो सामंती युग में सामंती व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थन में जो थी, और आज सामंती व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। तो हम इस पुरातन ग्रंथ को, जिसमें आज हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें? हम क्यों उस पर अपना समय, संसाधन, धन, उत्साह, जवानी बर्बाद करें, जिसका न हमारे लिए कोई उपयोग है, न हमारे समाज के लिए कोई उपयोग है? अब आप
कहें तो भाई ठीक है, उसमें 4 वर्ण की व्यवस्था थी, तो क्या हमको अपना कॉमन सेंस होना चाहिए, तार्किक क्षमता होनी चाहिए, विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए कि हम उसका विश्लेषण करें कि उसकी आज क्या रिलेवेंसी है। यदि आप लोकतंत्र की चुनावी आवश्यकता को छोड़ देंगे तो उनका कोई रिलेवेंसी ही नहीं है। उस तरह के सैकड़ों ग्रंथ हैं। आप क्यों बेचैन हैं उस वर्ण व्यवस्था में शामिल होने के लिए जो आप हैं ही नहीं। अब कोई किसी का बाप दादा आईएएस था और किसी का बाप दादा चपरासी था, तो वो जो जिसका बाप दादा चपरासी था वो कह सकता है कि नहीं मेरे बाप दादा के साथ हमारी बेइज्जतिया हुआ है। तो शूद्र जो शब्द है, आप अंग्रेजी में लिखें शूद्र, CHUDRA, इसके आगे में के लिख दें तो हो जाएगा क्षुद्र। हिंदी में लिखाएगा क्षुद्र। क्षुद्र मतलब होता है नगण्य। तो शूद्र जो थे वो एक्चुअली क्षुद्र शब्द थे। ये तो भाषा के ये क्षुद्र ठीक नहीं लग रहा था तो लोग शूद्र लिखना शुरू किया। चूंकि चुनावी लोकतंत्र की आवश्यकता थी, इस बात को बार बार आपको ध्यान में रखना है। अब क्या हुआ कि जो क्षुद्र थे मतलब नगण्य थे, उनकी भूमिका भी नगण्य थी। क्योंकि वो व्यक्तिगत सेवक थे, उनकी क्या भूमिका हो सकती है समाज में, और संख्या में भी वो नगण्य थे। इसलिए कि आज भी 25 आदमी के कार्यालय में, 25 आदमी के परिवार में 2 या 3 व्यक्ति नौकर होते हैं, व्यक्तिगत नौकर होते हैं, बस इतना ही है। अब आप बताइए, ये जो नगण्य संख्या था ये सामंती काल में था, और सामंती काल जो है ब्रिटेन का जो 300 साल का जो अवधि जो रहा उसमें सामंतों की व्यवस्था तो तहस नहस हो गई। जहां जहां ये घुसते गए, बंगाल में सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे। 1793 में ही उनकी सामंती व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त में, परमानेंट सेटलमेंट में, जिसको जमींदारी व्यवस्था कहती है, उसमें कन्वर्ट हो गया। दूसरे कुछ क्षेत्र में जो प्रभाव में आए वहां महालवाड़ी सिस्टम लागू हो गया, और जो रेस्ट ऑफ इंडिया जो बाद में अधिग्रहित हुए वहां रैयतवाड़ी है जो व्यवस्था लागू हो गया, जिसको आजादी के बाद जो है सारे जगह जो है बाद में वो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हो गया। अब जब ये व्यवस्था लागू हो गया, 300 साल का लंबा पीरियड होता है, 20 साल का एक युग होता है, तो 300 साल में आप समझिए कि 15 युग बीत गया। तो जो क्षुद्र की संख्या नगण्य थी, जो क्षुद्र की भूमिका नगण्य थे, वो ब्रिटिश काल में समाप्त हो गए। अब ये जाति व्यवस्था अलग है, ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। एक ही जाति के लोग, अब जैसे उनके सैन्य कर्मचारी थे, हर एक जाति के लोग उसमें जाते थे उनके सैन्य कर्मचारी में, और उनको भी कुछ कुछ क्षेत्र का जागीर मिलता था उनके ओहदा के अनुसार से, तो वो क्षेत्रीय भी हो जाते थे। तो एक ही व्यक्ति जो है जाति के अनुसार से क्षेत्रीय हो जाते थे। अब उसी जाति का कोई व्यक्ति यदि क्षत्रिय हो गया तो उसके आधार पर यदि कोई सारी जातियां आप क्लेम कर ले कि हम क्षत्रिय थे, तो ये बेवकूफी वाली बात है। हाँ, अब जिनको इन ग्रंथों का लिखने का एक अधिकार था, वो अपने मन से जो भी लिखते रहे। अब लिखने का तो एक सीमा ये भी है कि एक व्यक्ति के बारे में बताया कि वो समुद्र का सारा पानी पी गए, एक व्यक्ति समुद्र का सारा पानी पी गया, एक व्यक्ति जो है लड्डू समझ करके सूरज को निगल गया। तो उनको जो कल्पना में बात आया लोगों को समझाने के लिए वो लिखते गए। तो उसका विश्लेषण करके उसकी ऐतिहासिकता को जांचना यदि आप शुरू करेंगे तो वो एक अलग चैप्टर होगा, उस पर हम नहीं कहेंगे। तो मनुस्मृति को उस तरह से नहीं लेने की जरूरत है, और उसमें आप अपना समय, संसाधन, धन, ऊर्जा सब जो लगा रहे हैं, इसमें लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये विचारों का पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए। जो हमारे देश के जो विचारक हैं, कुछ लोग जानबूझ करके पैराडाइम शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके वो जन्मजातीय आधार पर उनके आगामी वंशजों को भी लाभ देने वाला है, इस आधार पर वो विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं। और जिनके अगेंस्ट में ये बातें जा रही है उनको समझ ही नहीं है कि विचारों में पैराडाइम शिफ्ट करना है कि नहीं, उस आधार को ही काट देना है जिस आधार पर वो बता रहे हैं, वो आधार ही अवैज्ञानिक है। एक अलग व्याख्या एकदम आवश्यकता है जो तार्किक है, वैज्ञानिक है। इस पर यदि आप कभी कोई बड़ा सेमिनार अरेंज करें
तो मैं सारे विद्वानों से खुले में एकदम सारे सवाल को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप पूछिए, मैं आपको अकादमिक भाषा में समझाऊंगा। मैं आपको इतिहास की जो आर्थिक शक्तियां जो हैं, उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग की शक्तियां, और उनके जो संसाधन हैं, उनके जो साधन हैं, उनके आधार पर मैं विज्ञान की इतिहास का अचूक व्याख्या करके आपको समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय